बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी एचएन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और अच्छी खबरें तो जी हमें सिर्फ क्रिकेट से ही आती हैं। अभी रीसेंट टाइम्स में तो हमने यही देखा है कि पाकिस्तानी टीम ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कल हमारा सेमीफाइनल होने जा रहा है और आज पहला सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो आप सोच लें कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर हमने इंशाल्लाह फाइनल में उस टीम के साथ टाकरा करना है। और कल का मैच भी बड़ा सनसनीखेज होगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त खेल कर आई है, ऑल्दो उन्होंने एक मैच ज़रूर जीता और हम तो अनबीटेबल टीम है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, नज़र ना लगे जी हमारी ग्रीन टीम को, और हम जो है वो फाइनल जीत कर ट्रॉफी जो है वो अपने पास ले आए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं, दुआ से करते हैं। तो एक दिन एक नेकी शामिल करेंगे। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा फ़रिश्ता मुक़र्रर कर रखा है, जब इंसान दुनिया में 3 दफ़ा कहता है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तो वो फ़रिश्ता कहता है उस बंदे से कि मेरे अल्लाह की रहमत तेरी तरफ मुतवज्जे है, तू क्या मांगना चाह रहा है। मुझे इस पे एक हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी के साथ एक वाक़या पेश आया, जिनका नाम ग़ालिबन ज़ैद इब्न हारिसा था। वो एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे थे, एक खच्चर किराए पे लिया, उसका मालिक भी साथ साथ था। तो मालिक दर हकीकत वो डाकू था। तो उसने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा, आपने इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा फरमाते हैं, मैंने देखा, मुझे जंगल की तरफ ले गया, वहाँ कई लाशें पड़ी हुई थी। तो उसने मुझे भी कहा, मैं तुम्हें भी कत्ल करना चाहता हूँ। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने फरमाया, मुझे 2 नफल पढ़ने दें। उसने कहा, जितने हज़रातों की जितने लोगों की तुम्हें यहाँ लाशें नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी यही तमन्ना की थी, तुम भी अपनी तमन्ना पूरी कर लो। चुनांचे ज़ैद इब्न हारिस ने 2 नफल पढ़े। जब 3 मरतबा नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद कहा, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तो अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उसको कत्ल कर डाला, डाकू को। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, आज का मैसेज ये है, जब भी कोई कैफ़ियत आ जाए तो या अरहमर राहिमीन के विर्द को ना छोड़ना। इंशाअल्लाह इसी में भलाई है। अल्लाह मुझे आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस नेक बात के साथ और दुआ के साथ हम आगाज़ करेंगे और टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे। और टॉप स्टोरीज़ में मेरे पास अच्छी खबरें नहीं है, माज़रत के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा इकदाम नहीं जा रहा जिसमें हालात कुछ बेहतर होते नज़र आए। महंगाई से सताई अवाम को बिजली का एक और झटका, बिजली फ़ी यूनिट ₹2.52 इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेंगू के वार थमने को नहीं तैयार, डेंगू से तंग शहरियों की पुलिस को पुकार। वफाकी हुकूमत ने लाहौर के 3 अरकान कौमी असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। तरक्याती फंड्स देने की मुखालिफत करने वाली हुकूमत ने माजी की हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। और खबरदार होशियार, होटल्स में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खतरा बन गया, आपको लूटा जा सकता है। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आज की पहली खबर, जैसे मैंने कहा कि अच्छी अच्छी खबरें मैंने शुरू में इंट्रो में सुना दी, लेकिन हमारे पास अखबार में अच्छी खबर कोई नहीं है। और उसकी रीज़न ये नहीं है कि हमने कोई ऐसी खबर नहीं दी, कोई ऐसे हवा का झोंका, कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही है आवाम को।
मेरा ख्याल है कि जी हुकूमत अपना महंगाई पे कंट्रोल खो चुकी है, और मैं बड़ा सोचा मैंने आने से पहले आज के मैं ये बात करूँगा, और इस पे बड़ी तनकीद भी होती है, हम पे भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन देखें, एक तज़िया होता है कि इंसान चीज़ देख रहा होता है, बाहर जाके आप हवा को महसूस करते हैं। इनके वज़रा तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, इनके अरकान असम्बली तो बाहर फेस नहीं करते, और इनके साथ जो अब NA 133 के अंदर जो हालात पैदा हुए कि कोई मुकामी हल्के का बंदा टिकट लेने को या तैयार नहीं था, या ये समझ रहे थे कि देने को तैयार नहीं है, तो वो बातें तो आगे जाके पता लगेंगी। दूसरा बात है कि जो सेटबैक इनको आएगा महंगाई की वजह से, वो अब ना सिर्फ आपको ज़मीनी इलेक्शन में उसके असरार नज़र आएंगे, बल्कि आपको अगले बल्दियाती इलेक्शन जो इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं, अगर वो हो गए 2022 में मार्च में, तो उस पर भी आपको वाज़िह असरार नज़र आएंगे। लेकिन महंगाई पे काबू ना पाना एक अपनी बात है, महंगाई पे काबू ना पाने की सलाहियत ना रखना वो एक अलहदा बात है, और महंगाई जानबूझ के अपने हाथों से निकलता देखना, ये मेरा ख्याल नाअहली के ज़मरे में आता है। और ये इस तीसरे फेज़ के अंदर ना बड़ा एक अफसोसनाक बात मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत अपना कंट्रोल हर तरह से खोती जा रही है। जो रेट महंगाई के बावजूद मुकर्रर किए गए हैं वो भी इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आपने आटा इतना महंगा कर दिया, दालें इतनी महंगी कर दी, सब्ज़ी इतनी महंगी होगी, गोश्त इतना महंगा हो गया, अंडे, दूध, दही, किस किस चीज़ का मैं नाम लूँ, आप उसको इस चीज़ पे फराहमी, उस चीज़ पे कंट्रोल जो है वो तो आप साबित करके दिखा दे, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा। मिसमैनेजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं कि इनसे मिसमैनेज हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है बिजली के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। आपको याद होगा कि अब तो करीबन 2 साल से हम हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में पिछले 2 महीने पहले के फ्यूल प्राइस किस चीज़ की एडजस्टमेंट करवा रहे हैं? फ्यूल प्राइस भी बाकायदगी से बढ़ रही हैं और उसकी एडजस्टमेंट भी हम भुगत रहे हैं। आप तो ये फार्मूला समझा दें, मैं तो बिल्कुल भी इसमें समझ मेरी जो है ना वो ख़त्म हो गई है कि आप किसी दिन किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाएं, उन्हें कहें जी एक तरफ फ्यूल की जो आप पे बर्डन आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट भी पे कर रहे हैं, ठीक है, और जो फ्यूल की बर्डन की वजह से हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही और कीमतों में 8-9 रुपये इजाफा हो रहा है वो भी हम पे कर रहे हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सी इकोनॉमी है? हमाद अज़ीज़ साहब विफाकी वजीर हैं, वो नेपरा की रिपोर्ट मानने से इनकारी थे और मुसलसल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो बहस करते रहे कि हमने सस्ती बिजली बनाई है। अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो हमने फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे महंगी बिजली बनती है, वो रिकॉर्ड के मुताबिक बनाया, लेकिन उसके अलावा हमने सस्ती बिजली प्रोड्यूस की है। तो फिर भी हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दे रहे हैं, किसकी बात माने? जो बिलों में लिखकर हमें तोहफा दिया जा रहा है उसकी, या हमाद अज़ीज़ साहब जो टीवी पर बैठकर तकरीर करते हैं उनकी? अब देखें, यही बात है कि अगर हमें सब्सिडी दी जाती, हमें फ्यूल प्राइस जो एडजस्ट करने की मद में हमें आप एक सहूलत देते, एक बेहतरी की तरफ लेके जाते, तो लोग मान लेते हैं कि चलें ठीक है ये बात समझ आ रही है। लेकिन हमें तो कोई 1 रुपये की फ़ायदा वहाँ से भी नहीं हो रहा, फ्यूल भी हम 8-9 रुपये की इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद बिजली भी बढ़ती है तो उसके अंदर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लिखी जाती है। तो मेरी बात सिर्फ इस हद तक है कि पढ़े लिखे लोग तो इस पॉइंट को समझते हैं, लेकिन जो बेचारे दिहाड़ीदार है, मजदूर तबका है, जिनको रोज़ की रोटी की फिक्र है, उनको तो ये बात खरीद खत्म हो गई है, लोग बेचारे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर पा रहे। शायद सप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शायद सप्रा, ये जो एक दफा फिर सारिफिन पर बिजली गिराई गई है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फिर एक बम धमाका हो गया, ये मुसलसल धमाके हो रहे हैं हर महीने। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने 2 रुपये 52 पैसे, लोग बेचारे तो मरने पर आ गए हैं, उनसे 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना जो है वो आम उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ ये बात इम्पोर्टेंट है कि मौसम ठंडा जब आता है तो लोगों को यही होता है कि चलें बिजली का बिल कम आएगा और बाकी मामला जो है वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स नजर आ रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। ये वो बिजली है जो माह सितंबर में 7 दिन इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी अदायगी कर चुके हैं। लेकिन उन्हीं यूनिट पर जो 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट जो है इजाफी बिल माह नवंबर की जब बिलिंग होगी इसमें उसका इजाफा किया जाएगा। अब एक सारिफ अगर 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उनको इजाफी बिल क्या है तो उसमें हर उसका नवंबर के बिल में इजाफा होगा। इसी तरह 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो सारिफ है वो 750 रुपये इजाफी देगा। 400 यूनिट वाला जो है वो 1000 रुपये, 500 यूनिट वाला 1250 रुपये और 600 यूनिट वाला जो है वो 1500 रुपये इजाफी अदा करेगा। ये 500-600 तक यूनिट जो है ये आम सारिफ इस्तेमाल करता है। 300-400 यूनिट जो है वो गरीब और मदबस्त जो तबका है, जो 80% जो हमारे कंज्यूमर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि यही जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये हम सुनते थे कि कभी 1 रुपये 60 पैसे बढ़ा है, 1 रुपये 80 पैसे बढ़ा है।
लेकिन ₹2.52 अचानक से बढ़ा देना और सिप्रा साहब, खास तौर पर जब ये दावा किया गया हो कि हमने सस्ती बिजली बनाई है। देखिए, सस्ती कहाँ बनाई है, ये तो कहने की बातें है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या ट्वीट कर देने से तो नहीं ना कोई मानता। हमारी बिजली तो बनती फर्निश से है। उसके बाद LNG जो हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगे दामों करते हैं, और LNG की कीमत जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी आपका इफेक्ट आएगा। हमारे मेन सोर्स जो है वो यही है कि LNG पे या फिर हम जो फर्निश पे बनाते हैं। तो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जो पिटीशन फाइल करती है नेपरा को, उसी बुनियाद पर करती है कि हमारे सितंबर में जो जनरेशन की गई और कंपनीज ने जो बिलिंग की है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने चार्ज करना है। तो ₹2.52 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा जो है वो उसमें किया जा रहा है, तो अरबों रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत से कोई रिलीफ पैकेज या रिलीफ की बातें जो है वो मेरे ख्याल में उनके मुंह से अब अच्छा लगना जो है मुनासिब नहीं है। अब ठीक है, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, गरीब बढ़ता जा रहा है, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिप्रा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुरेने, अब अभी सिप्रा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और आपको भी ये याद होगा कि मिडिल क्लास तबका एक्चुअली सर्दियों का इंतजार करता है। जो बड़े घंटे गिन चुन के एसी गर्मियों में लगाते हैं वो सर्दियों में कहते हैं कि बिजली कम इस्तेमाल होगी तो बिल से पैसे बचाकर हम कुछ और काम कर लेंगे। पेंडिंग रखे होते हैं विंटर्स में। इस तरह का मामला चलता रहा तो सर्दियों में भी आवाम कुछ और नहीं कर सकेंगे, वो तो यूटिलिटी बिल्स ही पूरे कर करके थक जाएंगे। अब देखिए ना, ये एक बिल्कुल ऐसा फार्मूला बना दिया गया है कि इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि हम गर्मियों में फोर्सी करते थे कि 4 से 5 महीने एसी चलाएंगे तो उसका इतना बिल आएगा, हम उसको सर्दियों में एडजस्ट कर लेंगे और जो पैसे बचेंगे तो कोई ना कोई घर का फर्नीचर है, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की आप ले लेंगे। अब तो वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे मुल्क में तेज़ी के साथ, बल्कि हमारे शहर में भी ऐसे लोग हैं बहुत तेज़ी के साथ मतवसत से अब लोअर मिडिल क्लास की तरफ निकल रहे हैं, और बहुत तेज़ी से जो उनकी इकॉनमी में डिक्लाइन आ रहा है वो भी एक ख़तरनाक हद तक इजाफा है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और सरकार जो ये कहती है ना जी कि हम बहुत फ़ायदे देने लगे हैं जी, हम ये अगले 2 साल देखें आप, उसमें बहारें होंगी, उसमें कहानियां हैं वो, और ये पाकिस्तान की कोई तो कहानियां सुनाते थे फैंटेसी वर्ल्ड की। बचपन से फैंटेसी वर्ल्ड्स हम पढ़ते आ रहे हैं और ये बिल्कुल हम ये चीज़ें सुनते भी आ रहे हैं। अब देखें, लोग मुतनफ़र होते जा रहे हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। हम यहाँ बैठ के बहुत सारी बात कर लेते हैं, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े डिसेंट वे के अंदर चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, उस पर डिस्कशन भी करते हैं, उस पर बहस भी करके बात को निपटा देते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो फिर लोग डिसेंसी नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि जी अब आप हुकूमत पे आप तनकीद ना करें, पैमरा है या कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, आप पे पाबंदी है, ज़ाहिर बात है आपने डिसेंसी को बरकरार रखना है। बाहर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लोग बद्दुआएं देने पर आए हैं। अब आपको याद है हम एडिट करते हुए मुख्तलिफ चीजों में से कितनी चीजें निकाल देते हैं। हमें एक सॉर्ट करना पड़ जाए तो हमें कितना ज्यादा उसको एडिट की तरफ करके लेके जाना पड़ता है। तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि आप बाहर जाएं, आप जाके अपने हलकों में लोगों से मिलें और हमसे एक्टिविटी कवर कराए। हम आपके लिए हाजिर हैं। आप यकीन जानिए ये नहीं होने वाला। वफाकी वुज़रा इनकारी हैं, वो तो कहते हैं कि गुर्बत है ही नहीं है। इतने लाख लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीद ली, इतने लाख लोग नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, पाकिस्तान में महंगाई क्या है? वो तो कहते हैं मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। पेट्रोल कहाँ से लेते हैं? पेट्रोल उनको अलाउंस मिलता है, मुलाजमत का जो उनके पास है उनको अलाउंस मिलता है, गाड़ियाँ उनको मिलती हैं, उनके अंदर महंगाई, हर चीज़ तो वो अलाउंसेस की मद में ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि नया पाकिस्तान बनाए मेरिट पे। आप हमारे ऊपर भी ये टैक्स लागू जो कर चुके हैं, आप सब पे टैक्स लागू कर दें, आप खत्म हो जाएगी। बहुत मामूली फार्मूला है, पता लग जाएगा किसकी तनख्वाह कितने भाव बिक रही है, कितने भाव बिक रही है। यहाँ तो पेट्रोल बढ़ता है, चूंकि इनको पेट्रोल अलाउंस मिलता है तो उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, अवाम बेचारे पिसते चले जाते हैं। बहरहाल जी, इस पर बात करेंगे। और गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी का जिक्र कर रहे थे दुरनायाब कि इनसे गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, मिस हैंडल हो रही है सिचुएशन, और ऐसी ही एक सिचुएशन डेंगू है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से ही है कि दुआ ये है कि बारिश हो तो शायद ये थम जाए, अदरवाइज कोई हालात नजर नहीं आ रहे। ब्रेक पर जा रहे हैं जी, ब्रेक पर वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डेंगू का साया मौत बनकर मंडला रहा है जी। मजीद 6 शहरी जो हैं वो जाँ भाग हो गए। सरकारी अस्पताल बदस्तूर लावारिस पड़े हैं, और लावारिस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको ख्वाजा सईद, यकी गेट, सैद मिठा, मियाँ मुंशी और शादरा अस्पताल मुस्तकिल एमएस वहाँ पर तैनात नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। जनरल और जनाब अरसा दराज से मुस्तकिल एमएस तैनात ही नहीं है जी। मेयो अस्पताल सर्विसेज, गंगाराम, PIC, ये वो तमाम अस्पताल हैं जो लीडर्स के बगैर अपने ओन पर काम कर रहे हैं। दुरे नायाब, मुस्तकिल एमएस नहीं है, इंतजामी बहरान है और डेंगू कंट्रोल नहीं है। देखें, ये हुकूमत का रिलीफ पैकेज है कि अगर हम महंगाई से बच गए तो अब डेंगू से मर जाएंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का इन्होंने हमारे शहर में हाल किया हुआ है,
एक तरफ तो हमें महंगाई का बहुत ज़्यादा खदशा है, रोज़ दिल में हौल उठते हैं जब चीज़ें खरीदने जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, और अगर वहाँ से भी कोई बच जाएगा तो फिर डेंगू तो लपेट लेगा उसको, जितनी बुरी तरह इसकी मवाद में इजाफा हो रहा है। पहले एक आध कोई पेशेंट था जिसकी डेथ खुदा ना खास्ता हो जाती थी, फिर 2-3, अब हर रोज़ 5-6 की एवरेज हो गई है। और ये बड़ा एक जो है ना बड़ा अलार्मिंग है, लेकिन वो अलार्मिंग हमारे लिए है, अलार्मिंग शहरियों के लिए, मीडिया के लिए, इनके लिए अलार्मिंग कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह तवक्कल बैठे हैं कि आज बारिश होगी, टेम्परेचर गिर जाएगा और मच्छर मर जाएगा और उसके बाद हम जो है ना वो डेंगू फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज कोई हालात नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है इनके मामला। अच्छा, मसला ये है फोटो सेशन भी नहीं हो रहे दुनिया। एक घर से अगर लार्वा मिलता है तो आपको पता है कि पूरी टीम्स आ जाती थी स्प्रे करने के लिए, ये वो। अब तो शहरी बेचारे दुहाई देते रहते हैं कि हमारे साथ वाले घर में डेंगू निकल आया, खुदारा कोई आकर स्प्रे। अच्छा, किसी को पता है कि कौन सा टोल फ्री नंबर है, किसी को पता है कि हमने कहाँ कॉल करनी है, किसी को टोल फ्री हाँ, और किसी को कोई आइडिया है कि अगर हमने स्प्रे करवाना है तो वो कहाँ करवाना है, और किसी को नॉलेज है कि अगर हम घर में कुछ स्प्रे करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास कौन सी उसका वो महलूल तैयार करते थे 2 अद्वियात को मिला के। अब पुरानी बात हो गई है, हमें पिछली गवर्नमेंट में हमें भी याद था कि 2 महलूल जो मिला लें आप, उसके बाद आप कर लें। लोगों को रिमाइंडर की जरूरत है, तो लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, रिमाइंडिंग की जरूरत है। हमें नहीं चाहिए भाई कि आप सूट बूट पहन के फोटो सेशन करा के मिनिस्टर हेल्थ के या मिनिस्टर किसी के पीछे फिर के आप खबरें जारी कराएं, वो आपका राइट है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रैक्टिकली हमें रसाई चाहिए। हमारे घरों तक कम से कम टीमें आएँ और हमारे आसपास डेंगू सर्विलेंस करें, हमें ये चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई कि ये अब आप जो है वो हर वक्त एक शाम को प्रेस रिलीज जारी कर दें, उसके अंदर तमाम एसी असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयाँ जारी कर दें और आपके शहर में मवाद का ग्राफ बढ़ता जाए। ये कौन सी सर्विलेंस हो रही है? इसमें तो आपका हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा भाई। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो सर्विलेंस चाहिए और उसके रिजल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली मिलेंगे। आप नेक नीति के साथ सर्विलेंस करना शुरू कर दें, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। पीछे क्या, जब आपका डेंगू कहर बन के शहर में फिर आप कहते हैं हुकूमतों को याद करते हैं, आपको याद होगा सड़कों पर आपको स्ट्रीमर्स नजर आते थे, आपको बैनर्स नजर आते थे, स्कूल्स में आपको सेमिनार्स नजर आते थे डेंगू के हवाले से, ताकि आप अवेयरनेस दे सकें कि अवाम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ तर्जुमान इस्तेदाद डेंगू डॉक्टर असद मौजूद हैं, उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ लेकिन हमारे साथ वो मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि अस्पतालों की सिचुएशन क्या है। दुरनयाब, एक तरफ तो अवेयरनेस का एलिमेंट है लेकिन अब मुझे लगता है उससे बात आगे निकल गई है, एहतियात से आगे अब इलाज तक आ गई। आप देखें ना, आपने अपनी खबर में दूसरे पार्ट का जिक्र किया कि जी अब हेल्थ में देखें कि हमारे बहुत सारे MSc नहीं है, तो इस हुकूमत ने तो नारा मारा था हेल्थ एजुकेशन और दोनों ही बर्बाद हो गए। हमें इस लाहौर शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर रिजल्ट नहीं मिले तो सूबे के बाकी इजला में क्या हाल होगा, जनूबी पंजाब में क्या होगा, अपर पंजाब में क्या होगा, तो छोटे इजला में वहाँ पे MS आपके जो है वो क्या होंगे। तो ये चीज़ें देखने की बिल्कुल सही। डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान इस्तेदाद डेंगू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और अब तो अस्पतालों की सिचुएशन भी बदइंतजामी बहरान नजर आ रहा है, कैसे हैंडल करने का प्लान कर रही है इंसदाद डेंगू इस पूरी सिचुएशन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सूरत हाल के मुताबिक काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। हमारे पास आज 15 दिन पहले जो बेड ऑक्यूपेंसी 70% थी वो इस वक्त कम होकर 45% हो गई है लाहौर में। और अगर लाहौर से बाहर के अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी है वो 29% हो गई है। तो हमें किसी भी अस्पताल में बेड की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा, ना अद्वियात का ना किसी और किसी चीज़ की दुश्वारी है हमें। डॉक्टर साहब, अद्वियात का आपने जिक्र कर दिया, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन गायब हैं, बुखार की पैनाडोल तक नहीं मिल रही है, आपने बेड ऑक्यूपेंसी का जिक्र किया, हमने वो फुटेजेस भी देखी, डॉक्टर्स ने कॉरिडोर में मरीजों को, सीढ़ियों में मरीजों को बिठाकर ड्रिपें लगाई हैं। जी, जहाँ तक डेंगू के मरीजों की दवाइयों का ताल्लुक है, देखें डेंगू के पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में ज़्यादा दाखिल हैं और अस्पताल में वाफर मकदार में लाखों की तादाद में पैनाडोल, टेक्टोन 40 हज़ारों की तादाद में मौजूद है। और जो मेगा किट है हर अस्पताल में 10 हर वक्त मौजूद रहती हैं ताकि किसी को रिफ्यूज ना करना पड़े। लाहौर के बाहर के जो हॉस्पिटल के बाहर के जो मेडिकल स्टोर हैं उनके लिए डिपार्टमेंट ने अपने इंस्पेक्टर्स को ड्यूटीज लगा दी है कि जाके चेक करें ताकि कोई गैर कानूनी तौर पर अद्वियात को छुपा के ना रखे।
डॉक्टर, कहना बड़ा आसान होता है कि बंद इंतजामी नहीं है और मरीजों का टेक केयर किया जा रहा है, लेकिन मरीज ख्वार होते हुए भी नजर आए। कल हमने बाकायदा सर्वे किया, शिकायत करते हुए नजर आए कि इंतजामात हैंडल नहीं हो रहे हैं, मुस्तकिल एमएससी तैनात नहीं है, टीचिंग अस्पताल से लेकर छोटे अस्पतालों तक एमएससी नहीं है, लीडर ही नहीं है कैसे इंतजामात को बेहतर करना है। और इंसदाद डेंगू का एक काम जहां इलाज बर वक्त फराहम करना है, वहीं पर अवेयरनेस भी था। शहरियों को क्यों अवेयर नहीं किया जा रहा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है? हमने लोगों को 3 नंबर दिए हुए हैं, 99211136 से लेकर 38 तक, कि जब भी कोई दुश्वारी का सामना उनको हो, डेंगू हो या कोविड हो, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है हॉस्पिटल में पूरे लाहौर के लिए भी, कि आपको किस्म की दुश्वारी हो मरीज के दाखिले का, मरीज के इलाज की, तो आप एक फोन करें, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं जो उनको बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में इस वक्त जगह मौजूद है, आप कहाँ चले जाएं, और हम उन हॉस्पिटल में भी फोन करके बता देते हैं कि ये पेशेंट इस वक्त आपके पास आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अलामात आ रही हैं। बुखार होता है तो पेट भी ख़राब हो जाता है, वॉमिट बहुत आती है, तो लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। उनको कहा जाता है हो सकता है उनको कोविड अलामात हैं, हो सकता है उनको डेंगू अलामात हैं। फिर जब टेस्ट कराया जाता है तो फिर वो कहते हैं जी कि डेंगू का टेस्ट अभी नहीं कराना था, आपको तो बुखार चढ़ने के 2-3 दिन बाद करना था। तो कोई प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है? कोई आप बताएं कि लोगों को किस किस्म का बुखार जो है वो डेंगू अलामात हो सकता है? देखें, आजकल 2 चीजें चल रही हैं, डेंगू और एक कोविड। जो डेंगू का पेशेंट है इसमें बहुत तेज बुखार होता है, 103-104 तक जाता है। एक दिन बुखार सेटल ना हो आपका, मैक्सिमम 2 दिन तक सेटल ना हो, तो आप पेशेंट को चाहिए कि वो फौरन अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ब्लड टेस्ट कराएं। हमें इस डेंगू के पेशेंट में 2 तरह के सेल कम होते हैं, एक प्लेटलेट और दूसरा WBC। अगर वो पेशेंट की ब्लड के सेल कम है और अगर खुदा खासा 40,000 से कम है तो फौरन दाखिल कर लेते हैं। 40,000 से ज्यादा है लेकिन उसको साथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, या कोई और इस किस्म की परसिस्टेंट बड़ी पेशेंट को पेनफुल कंडीशन है, तो हम उसको तब भी दाखिल कर लेते हैं, बेशक उसका 1 लाख भी का प्लेटलेट काउंट हो। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब बात कंप्लीट कीजिए। ओके डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जैसे दुरनायाब डॉक्टर असद बता रहे थे कि हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं एज मीडिया, हम अपने रोज अवेयरनेस के लिए ये सेगमेंट भी रखते हैं, डेंगू की और खबर ये भी आखिरी पॉइंट डिस्कस आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि बुखार और वॉमिट और किस तरह से तबीयत खराब होने के मामला हैं, आप फौरन सरकारी अस्पताल में रब्ता कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो नंबर आप हमें बता रहे थे, आप यकीन जानिए कि शहरियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बीमार हैं तो आपकी वेबसाइट पर जाकर, आपके सोशल मीडिया पेज पर जाकर वो नंबर ढूंढेंगे। आपको इसको आम करना पड़ेगा, वो अपने पैम्फलेट्स देने हैं, वो अपने स्टीमर्स लगाने हैं, मीडिया कैंपेन्स चलानी है, तो खुदारा वो कीजिए ताकि शहरियों को पता हो कि एक्चुअली गवर्नमेंट और आसान नंबर कर रही है। और आसान नंबर 3 to 4 डिजिट्स पे आसान नंबर दिए जाने चाहिए जो लोगों को याद हो। ये बहुत चले आप बहुत अच्छा हद तक आपने किया, हमने माना भी, लेकिन लोगों को इसका रिलीफ जब लोगों को नंबर ही नहीं पता होगा तो वो कांटेक्ट कैसे करेंगे? मुझे भी आज पता लगा है, मैं वही एग्जैक्टली माय पॉइंट। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, अगली खबर की तरफ जाना है हमें। पीटीआई के उम्मीदवार NA 133 का आपने जिक्र किया था दुरनायाब, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आ रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन ना सिर्फ उनके चेहरे पर, उनकी बातों में भी नजर आ रही है। कैसे? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले जैसे आपको बता के गए कि NA 133 इस हल्के की बात कर लें जहां पर री इलेक्शन होने वाला है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग चांस रह गया है कि वो ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी भी वो अपनी मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं दुरनायाब। और अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि बड़ों को वो कुछ नहीं कह रहे, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि असल में हुआ क्या है कॉर्नर मीटिंग के दौरान, जिसमें जमशेद चीमा साहब मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा। उसमें बच्चों को जो करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे, उसमें बच्चों को जो करा देता है, एक थप्पड़ लगाए छोटा छोटा लगा देंगे ऐसे, उसमें दुरे अभी ये हाल है कि बच्चों को तो चुप कराएं और अगर चुप नहीं होते तो थप्पड़ लगाएं। अभी वो मुंतखब नहीं हुए। ये हर तनकीद करने वाले या कोई इंटरप्ट करने वाले या सवाल उठाने वाले के साथ क्या करेंगे? और ये हमारे वो अरकान असम्बली हैं जो जाके असम्बलियों में बैठ जाते हैं मुंतखब होने के बाद, और उसके बाद ये फिर हमें दर्स देते हैं कि आप जो है ना तहजीब क्या होती है,
आप इखलाक को दामन किस तरह थामे रखें, आपको किस तरह हदूद और क़यूद जो है कायम रखना पड़ेगा, ये बाद में हमें सुननी पड़ती हैं। और ऐसे MNA MPs ही हमें बताते हैं कि जी मीडिया बहुत ज़्यादती कर रहा है, और जब ये इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनका जो तेवर हैं वो और बदल जाते हैं। और इलेक्शन से पहले आंखें माथे पर रख ले, और इलेक्शन से पहले अगर आप किसी का एक नेचुरल साउंड होती है ना, अगर बच्चा कहीं पे कोई शोर कर बैठा है, कहीं पे कोई नादानी हो बैठी है, किसी ने किसी के कान में कोई गुफ्तगू कर ली है, ये नेचुरल चीज़ है, ये बाय डिज़ाइन बाय प्लान नहीं होता। किसी भी तकरीब में, किसी भी कॉर्नर मीटिंग में, किसी घर की तकरीब में, इसका मतलब है कि आप बच्चों को वहीं पे मुरम्मत करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। बच्चों को तो प्यार और अखलाक से समझाएं और वही आगे जाके आपकी जो है वो मतलब हमारी कौम का मुस्तकबिल इनके हाथों में है, या जो ऐवानों में बैठे हैं इनकी पार्टी के लोग, या अगर ये ऐवान में नहीं, तो हैं, ये इन्होंने कानून साजी करनी है, इन्होंने हमारा मुस्तकबिल संभालना है। PTI की गवर्नमेंट ने हमेशा ये बात की है जी कि जो आने वाले बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो अभी परवान चढ़ रहे हैं, ये हमारी यूथ है और यही हमारी सपोर्ट करेगी आइंदा कुछ सालों में। आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में तो आप जो यूथ के साथ अब ये सलूक नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये यूथ को उल्टा सलूक ना कर दे, क्योंकि बच्चे तो फिर बातें आप देखें ना मन के सच्चे होते हैं और वो बातें करते भी हैं, घर जाके वो सारी चीज़ों को आगे पोर्ट्रे भी करते हैं। अगले जनरल इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन कैंपेन्स के दौरान, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से तो मशहूर है कि वो जातियात पर बात करती है, मुखालिफ पार्टी पर बात करती है, या आवाम को भी इस तरह से। यहाँ पे आप तस्दीक कर दें कि जनरल इलेक्शन ऑन टाइम के जनरल इलेक्शन बिफोर टाइम होने वाला है। अगर बिफोर टाइम होने वाला है, अगर बिफोर टाइम होने वाला है तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर ऑन टाइम होने वाला है तो फिर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि महंगाई और लोगों की जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो इस कदर है कि उसके हमें रिजल्ट्स जो हैं अभी से थोड़े से तरतीब देने में बहुत आसानी हो रही है, और अगर उसके कुछ बरक्स हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए भी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बरक्स का आपने जिक्र किया दुर्नायाब, 3 सालों से एक चीज़ ऐसी कंसिस्टेंट चल रही है कि उसके बरक्स कुछ नहीं हो रहा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत का यू टर्न अपनी ही बातों पर। वो जैसे कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले हाफजा मुझसे मेरा। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो अब वज़ीर आज़म में कहा करते थे कि तरक्याती फंड्स पर MNA MPs का कोई हक नहीं होता और उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम के लिए खर्च किया जाएगा, लोकल बॉडी को मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर अब उसके बरक्स काम हो रहा है जी। लाहौर से 3 MNA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके लिए 1 अरब 13 करोड़ की स्कीमें मंजूर कर ली, ऑपोजिशन को यकसर नज़रअंदाज। और देखें इस पिक एंड चूज़ में आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं कि जी आप जस्टिफाई ना करें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और ये शायद ख़बर भी मैंने दी थी, कि जब पिछले जो इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लाहौर के अरकान असम्बली के लिए बिल्कुल ये पीनट्स की तरह उन्होंने फ़ंड्स रखे थे, लेकिन इक्वली और तमाम अरकान असम्बली के जो फंड्स हैं वो इक्वली उन्होंने कहा जी कि लाहौर के हर MNA को इतने, हर MPA को इतने मिलेंगे। 13 हल्के या गालबन 11 हल्के थे उनको इतने मिलेंगे, और जो 25 से 24 सूबाई हल्के थे उनको इतने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन मेरिट पे थे। बात यह है कि आप अगर अपनी किसी भी मनपसंद चीज़ को जस्टिफाई करें तो थोड़ा सा मेरिट रखना चाहिए। 2-3 आपने अपने बंदों को दिया तो एक आध ओपोजिशन के बंदे को भी दे दें भाई। ये अखलाकियात के कितने बरक्स है कि जिन लोगों ने आपको मुंतखब नहीं किया या आपके लिए वोट नहीं दिया, आप उनको महरूम कर देंगे तरक्याती फंड से। आप अगर अपने तमाम तर फंड्स पे और अपने इख्तियार को जस्टिफाइड नहीं करेंगे, आप उसमें ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो फिर पिछली हुकूमतों पे जिन पे आप तनकीद करते हैं तो इस हुकूमत में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमें ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए ना कि हम तनकीद करते रहे कि माजी में ये फंड्स जो हैं वो बड़े ही पिक एंड चूज़ पे दिए गए, 2-4 बंदों को दे दिए गए, बाकी सबको फ़ारग कर दिया गया और अपनी मर्जी के तरीक़ों से सरकारी इदारों को हैंडल किया गया, उनको मजबूर किया गया। क्या इस दौर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट महकमा फाइनेंस ये फैसला कर सकती है कि हमने मेरिट पे कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे तो 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाता है। जो खुद इदारे सरकार से हिसाब ले जी कि हमने आपको सरकार के खजाने से निकाल के 1 अरब दिया था, तो मोहतरम MNA साहब, मोहतरम MPA साहब, हमें बताएं आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। फिर मुझे लगता है इंतजामिया का लाहौर में आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 MNA से नया पाकिस्तान तो ये था ना, नया पाकिस्तान तो ये था ना कि सरकार पूछती है MNA से MPA से जाके आपने 1 साल में पैसे खर्च करने थे, क्यों नहीं किए? फंड लिए थे, ये काम करने थे, इसके अगेंस्ट किए, इसके अगेंस्ट नहीं किए। तो यहाँ तो उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है जी। जिस हल्के ने आपके लिए वोट दिए उनके हल्कों में 37 करोड़ 66
लाख रुपए खर्च होंगे और बाकी का लाहौर जो है वो महरूम हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है इस खबर के दौरान। 37 करोड़ 66 लाख एक बड़ी अमाउंट है जी। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती तो शायद बाकी हल्कों की किस्मत भी संवर जाती। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको होशियार करने के लिए, खबरदार करने के लिए। होटल्स, पेट्रोल पंप्स पर जब हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे चोरी और डकैती और फ्रॉड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। और ख़बरदार होशियार जी, होटल्स पर हम क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और फिर कोड चुराने वाले जो कल 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए तो पता लगा कि ये फ्रॉड भी होता है। दुरे नया अब देखिए ना, हमारी लालच क्या होती है? हमारी लालच होती है कि सरकार ने जो हम पे हैवी टैक्स इम्पोज किया हुआ 17-16% का, हम वो बचा लें। अगर हम कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो 5% होता है जी। और अब इस चक्कर में मेरा ख्याल है कि हम पूरी अगर रकम से हाथ धोने लगें तो ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है। और ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए कि आखिर ये मुलजिम करते क्या थे। या मैंने तो कार्ड दिया अपना किसी भी जाके वेटर को, वो आगे मशीन मेरे पास ले आया, और जब मैं कोड लगा रहा होता हूँ तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि हम देखते नहीं कि वो कहाँ देख रहा है। और जो भी बंदा कार्ड हैंडल कर रहा है उसकी नज़र तो आपके हाथ पे होती है, और बाज़ औक़ात आपका मुंह कहीं होता है और आप कोड लगा रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठ चुके हैं, जो भी कर चुके होते हैं। इस पर हमें बड़ा एहतियात करनी चाहिए। और अक्सर बड़े बादशाह लोग होते हैं, वेटर को कोड बता देते हैं, कोड बता देते हैं। वो तो इंतहाई सुस्त मतलब के अफराद है ना, मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को हाँ जी। तो आप मशीन लेके अपने हाथ में और बैठ के एहतियात के साथ कोशिश करें कोई आपको देख ना रहा हो, आप कोड लगाएं। कोड लगाने के बाद उसको जब एक्सेप्ट हो जाए फिर मशीन वापस करें। तो ये तो बहुत एहतियात की बात है। लेकिन अब जो स्कैम्स, पहले ATM मशीन के स्कैम्स आए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो मशीन के स्कैम होटल्स में, पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे आ रहे हैं, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन हमारे मोहतात होने के लिए काफ़ी है कि हम लोग इससे बच सकें, जितना बच सकते हैं बचें। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग अपना कार्ड उनको देते हैं और वो मशीन लेकर आ जाते हैं। जब कार्ड उनके पास जाता है तो कार्ड के फ्रंट पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर नोट कर लेते हैं। कार्ड के बैक पर एक 3 डिजिट नंबर होता है विच इज़ वेरी सीक्रेट, किसी को पता नहीं होना चाहिए, वो लिखा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या ऑनलाइन कुछ भी मंगवाने के लिए आपको ये 2 नंबर चाहिए होते हैं। इवन आपको कोड भी नहीं चाहिए होता है। अगर किसी ने ये 2 नंबर नोट कर लिए तो इसका मतलब आपका कार्ड हैक हो सकता है और आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने वो तस्वीर खींच के रख ली आगे पीछे की, तो उसके पास एक प्रूफ भी हो जाता है कि कार्ड उसके पास है। और अब तो बहुत हद तक बहुत अच्छी ऐसे बैंक्स हैं जो इस पे एडवांस जा रहे हैं, वो एक 1 टाइम पासवर्ड भी मांग लेते हैं। चलें, ये तो अपने तौर पे उनको चाहिए कि वो इसको मजीद रेस्क्यू करें इस चीज़ से बचने के लिए। लेकिन अगर कार्ड का अगला और पिछला नंबर आपके पास आ गया, उसकी तस्वीरें भी आ गई, और फिर भी आप ऑनलाइन उसको पोस्ट करें और लोगों से ऑर्डर मंगवा लें, तो फिर आप किसको कैसे रोक सकते हैं? किसको क्या चैलेंज कर सकते हैं? अब ये जो 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, पेट्रोल्स डलवा रहे थे लोगों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उनको इस्तेमाल करके। जब ये पूरा स्कैम बढ़ता चला गया, कंप्लेंट्स बढ़ती गई, तो FIA ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं, तो हमें खुद ख्याल रखना होगा। अक्सर आपको मैसेज आता है आपका ATM ब्लॉक हो गया, इस नंबर पर कॉल करके नंबर लिखवाएं और उसके बैक पे नंबर लिखवाएं, वो भी आपने नहीं करना। और बैंक इस हवाले से काफ़ी अवेयरनेस फैला रहा है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे बड़े शरारती हैं, वो भी ये कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी अंग्रेजी निकाल के ना, आपको याद है वो मीम देख लिया था कि भाई ये अंग्रेजी में यहाँ पे दा नहीं आता, ऑफ नहीं आता, ये नहीं आता, तो वो भी शरारत है। 12 हमें महफूज रहना चाहिए, हमें अपने क्रेडिट कार्ड को अपने हाथ में रखना चाहिए और मशीन को खुद ऑपरेट करने की कोशिश। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको अवॉइड किया करें, उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करके आप अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया दुनिया नायाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आजकल एडमिशन्स का सिलसिला जारी है। ये कुछ महीने पहले हुआ करता था, लेकिन कोविड की वजह से चूँकि रिजल्ट लेट आया, बच्चों ने लेट अप्लाई किया, तो कॉलेजेस में आजकल लिस्टें लग रही हैं इंटरमीडिएट के बाद कि उन्होंने किस तरह से एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, कौन से नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल जो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इतने सारे बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए, इतने ज़्यादा नंबर ले लिए, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सीटें तो उतनी ही हैं जितनी पहले थी। कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, कैसे बैलेंस आउट किया जाएगा, मेरिट क्या सेलेक्ट किया जाएगा, एंड ऑल्सो कौन कौन से नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। LCWU यानी कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ जो गेस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं
वैसे तो उन्होंने CSS टॉप किया है और एंड आई नो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने CSS टॉप किया है, लेकिन 3 दफ़ा CSS किया, CSS क्लियर किया 3 दफ़ा एंड शी इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ CSP ऑफिसर इन FBR। बट उनका एक गोल था, वो गोल क्या था विच केप्ट हर गोइंग, और उन्होंने दोबारा इस चीज़ को अटैम्प्ट किया, फिर दोबारा अटैम्प्ट किया और आखिरकार अपना वो गोल हासिल भी कर लिया। तो सोचिए कि वो एक तो कितनी लकी हैं और कितनी खुश होंगी। और आज हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया भी है, महरीन हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महरीन। थैंक यू सो मच महरीन आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं इंट्रो कैसा कराऊँ, मतलब 3 दफ़ा CSS किया, तीनों दफ़ा माशाल्लाह आपने क्लियर कर लिया और अब तो आप टॉप भी कर गई हैं। आप ही से हम शुरू करेंगे डॉक्टर साहिबा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, तो मैं चाहूँगी कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताइएगा, क्या वजह है बार बार करने की? अच्छा, इसमें यह है कि पहले तो मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर जो है वो भी सिविल सर्विस में रहे हैं, तो मुझे एक इंस्पिरेशन तो सबसे पहले घर में जो है वो मिली इस चीज़ में। तो शुरू से मुझे बड़ा शौक़ था, फादर ने बड़ा इंकरेज किया, मेरी मदर की बहुत सपोर्ट रही है हमेशा। और मैंने जैसे ग्रेजुएशन की थी 2011 में लम्ब से आई ग्रेजुएटेड, तो राइट अवे एक गोल सेट था कि माही ने अब CSS देना है। तो वो जो है मैंने फिर CSS की मैंने पहली अटैम्प्ट दी 2012 में। अल्लाह ताला ने करम किया कि पहली अटैम्प्ट में जो है मेरा IRS हो गया। मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी, मेरी जो है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन हो गई और मैंने वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। तो वो बस ये है कि वो सिलसिला चलता रहा। एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि पहली अटैम्प्ट जब दे दें आपकी हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद आप फिर दूसरी अटैम्प्ट देते हैं। सो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा था, बीच में मैंने MPhil भी किया, सो मैंने दूसरी अटैम्प्ट जो है वो 3 इयर्स बाद 2015 में दी। वो क्योंकि ट्रेनिंग थी, MPhil था, मेरी तैयारी इतनी सही तरह मैं कर नहीं सकी, तो वो मेरा मेरिट तो ऑल्दो आई क्लियर्ड, रिटन मैंने क्लियर किया, मेरा मेरिट भी 77 आया, बट मेरिट मेरा मोर और लेस वही बन रहा था जो मेरा ऑलरेडी ग्रुप ऑलरेडी आप कर रहे थे। सो देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट एज सच। सो उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है वो डीमोटिवेटिंग भी था, बिकॉज वो जो मेरा गोल था वो उस वक्त अचीव नहीं हुआ। फिर बीच में जो है आई गॉट मैरिड, फिर आई हैड अ सन, तो वो थोड़ा टाइम गुजरा थोड़ा उस तरह से। तो फिर उसके बाद जब वंस आई हैड माई सन, वो 6 मंथ्स का हुआ, फिर उसके बाद फैमिली की सपोर्ट से मेरे हस्बैंड ने भी मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने मोटिवेट किया कि आप एक अटैम्प्ट रह गई है, इससे पहले कि आपकी एज चली जाए उस तरह से, आप जस्ट गो फॉर इट, आप अटैम्प्ट दे दो थोड़ा सा टाइम निकाल के। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम, पहले तो मैं बलूचिस्तान में पोस्टेड थी अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद आई वेंट टू इस्लामाबाद, बट वो इन सब लोगों की सपोर्ट थी, मेरी अपनी भी ज़ाहिर गोल था, शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। स्टार्ट तो बड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली, विद द जॉब, विद द फैमिली, और दोबारा से पढ़ाई की तरफ आना, इट वाज रियली डिफिकल्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर वो ये कुछ चीज़ें पहले भी की हुई थी, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज़ किया, शुरू किया, फिर कुछ सब्जेक्ट्स चेंज किए, कुछ थोड़ी सी जो है अपनी मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की। पहले सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, इस बार मैंने कहा कि किस तरह से कितना मुझे टाइम मिलेगा, तो उस हिसाब से मैंने फिर जो है अपनी तैयारी शुरू की। तो फिर अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने करम किया जी, और आपने CSS टॉप कर लिया, और ये वो आपका गोल था जो आपने शुरू दिन से सेट रखा हुआ था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम आएंगे। हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि आप अपना गोल अगर सेट कर लें करियर में, तो आप उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं। हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर एक चीज़ की कमी देखते हैं, वो है करियर काउंसलिंग की, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह का है, उस स्टूडेंट को पॉलिश कैसे करना है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रोड्यूस किए हैं, काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और अभी भी एक बड़ी लॉट जो है वो बड़ा प्राउड फील करती है इस कॉलेज में एडमिशन लेने पे। करियर काउंसलिंग के ऊपर कितना फोकस है इस यूनिवर्सिटी का? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को की करियर काउंसलिंग करें और उन्हें बताएं कि कौन कौन से शोबे हैं जिनमें वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी काफ़ी रुझान आ गया है, तो हम ना सिर्फ उनको इस बात की जैसे CV कैसे लिखना है और इस किस्म की ट्रेनिंग्स, ताकि वो मार्केट में अपनी पोजीशन, अपने लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर सकें, उसके साथ साथ हम उनको इस बात की भी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अगर आजकल काफ़ी रुझान है इस बात का कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, और अपने तौर पे एक बड़ी तादाद है बच्चियों की, ख़ास तौर पे बच्चियों की मैं देखती हूँ जो कि फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रही हैं, या उन्होंने अपने छोटे छोटे डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये भी एक खासा ट्रेंड देखा जा रहा है आजकल। जी, आप खुद अपने लेवल पर, बेशक छोटे लेवल पर, यू स्टार्ट समथिंग और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता चला जाता है। दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। खास तौर पे बच्चियों के लिए ये बहुत अहम बात है, क्योंकि बच्चियों को अक्सर ये मुश्किलात होती हैं कि किसी दूसरी ट्रैवल करके जाना, और टाइमिंग्स, जैसे अभी ये जिक्र कर रही थी बच्चा छोटा है तो उस वक्त आपको डिफिकल्टी होती है। माशाल्लाह गोल सेट था कि पोस्टिंग्स के दौरान, यूथ के दौरान भी। तो मैं वो बात कह रही थी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि आपकी फैमिली लाइफ के साथ आपके लिए आसानी रहती है चीज़ों को एडजस्ट करने
की, एंड यू आर बॉस ऑफ योर सेल्फ, यू नो, मतलब वो भी नहीं है कि आपको किसी ऐसे अनजान माहौल में जाके काम करना है, आप घर पे बैठ के आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं देख रही हूँ कि आजकल हमारे बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा रुझान है। और लाहौर कॉलेज उसको सपोर्ट भी कर रहा है। जी बिल्कुल, हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं जिसमें बच्चियों को ये तरबियत मिलती है कि वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो अपनी जो भी उनके पास स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए कमा सकती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा माहीन, आपने जैसे कहा कि आपने 3 दफ़ा CSS किया, फिर आपने MPhil भी किया और उसको भी साथ लेकर, तो एक इमेज बन जाता है कि शायद आप बड़ी पढ़ाकू हैं। आप हैं ही पढ़ाकू, वो किताबी कीड़ा है, एक टर्म नर्ड यूज़ किया जाता है। इज़ इट ट्रू कि इसके लिए किताबों में घुसना पड़ता है बस? नहीं, इट्स नॉट ट्रू। मैं तो बल्कि मैं पहले भी काफ़ी जगह बता चुकी हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं बल्कि ये कहती हूँ कि आई वॉज नेवर अ नर्ड। और मैं कभी भी स्कूल में या कॉलेज में, मैं कैनेट कॉलेज से पढ़ी हूँ, लम्स में, आई वॉज नेवर अ टॉपर। और बस सिर्फ ये था कि एक ड्राइव थी, एक मोटिवेशन थी, उसके अलावा एक फ़ोकस था। और जब भी मतलब पहली बार भी अटैम्प्ट दी थी तो बड़ा फोकस्ड होकर पढ़ा था। उसके बाद MPhil भी किया। बस ये है कि लगे रहे हैं, टाइम मतलब अपना ज़ाया नहीं किया किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में। और फिर जब CSS की भी दोबारा बारी आई है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा उसने हेल्प किया। बाकी थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश का बैकग्राउंड, सारा कुछ ही चीज़ें इस तरह की थी जिन्होंने हेल्प किया इवेंचुअली। ओवर द इयर्स बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आपको बहुत शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। जी ये था, क्योंकि मैंने जब 2012 में अटैम्प्ट दी और 15 में अटैम्प्ट दी थी तब पैटर्न डिफरेंट था। 2016 में पैटर्न चेंज हुआ, सो आई हैड टू गिव द एग्जाम विद द न्यू पैटर्न। बट ये है कि ऑब्वियसली फिर एडजस्टमेंट जो है, फ्लेक्सिबिलिटी वो भी करनी पड़ती है। एक्सपेक्ट किया था टॉप करेंगी? नहीं, दुआ बहुत की थी बट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो अनएक्सपेक्टेड जो लक है वो भी आपके साथ रही और आपकी मेहनत भी, उसका फल भी निकला। डॉक्टर साहिबा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाकू कीड़ा होने के लिए टॉप करना ज़रूरी नहीं है, उसमें टॉप आप नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो आपका जो इदारा है पूरा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी किस तरह से हेल्प करता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए? जी अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? जी बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की है, जैसे डिबेट्स हो गया, ड्रामा हो गया, स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा बाकायदा सोसाइटीज़ मौजूद जी बिल्कुल, बाकायदा सोसाइटीज़ उसके लिए मौजूद है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल उसमें बड़ा एक्टिव है। और स्पोर्ट्स के अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस दफ़ा भी जो हायर एजुकेशन कमीशन इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन करवाता है, तो उसमें जो हमारी सेकेंड पोजीशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन है और हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी सेकंड पोजीशन आई है। तो बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनकी ट्रॉफी कंटिन्यूसली लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के पास है, क्योंकि हमारा काफ़ी फोकस है इसके ऊपर। हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी और साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जितने ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है और एक एक्टिव माइंड के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत लर्निंग होती है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज बट इंटरेक्टिंग विद अदर स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स एंड तो मैं समझती हूँ कि ये हर बच्चे की स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल, और अगर आपके इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना फ्यूचर या करियर जो है वो स्पोर्ट्स में ही रखना है। यू जस्ट नीड टू हैव दिस एक्टिविटी ताकि आप एक्टिव रहें और आप फोकस कर सकें जो आपका मेन गोल है। माहीन, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे आपका गोल सही था, बट वो कैसे था? टिप्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाएं एंड देन यू फोकस ऑन योर पाथ और आप वो अचीव करेंगे? देखिए, CSS की जो तैयारी का प्रोसीजर होता है ये 6 से 8 महीने का होता है और यही एक पीरियड होता है जिसके अंदर रिगरसली जो है पढ़ाई करके अब एग्ज़ाम अगर देते हैं तो फिर आपका एक करियर सेट हो जाता है। सो मैं स्टूडेंट्स को तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 6 से 8 महीने लग के इसमें जो है वो पूरी मेहनत करें, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फिर बहुत इसमें हाइज एंड लोज भी आते हैं। कभी आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी लेकिन ऐसे डिप्रेसिव पीरियड्स भी आते हैं कि आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, जो मैंने प्लान किया था वो स्केड्यूल के मुताबिक नहीं चल रहा। तो उस पीरियड में अपने आप को मोटिवेटेड रखना और बस सिर्फ अपने गोल पे फोकस्ड रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। सबसे पहले तो उसमें ये आता है कि इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब स्कूल्स भी अब तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करते हैं। बट स्टूडेंट्स को खुद भी चाहिए कि इंग्लिश कोई ड्रामाज देखें, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें, अपनी स्पोकन भी इम्प्रूव करें, अपनी ग्रामर इम्प्रूव करें। अब तो ये है कि अभी अगला जो CSS आ रहा है उससे तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। सो स्क्रीनिंग टेस्ट में तो अभी ये MCQs बेस्ड होगा।
MCQs में तो देयर इज़ नो चांस फॉर एरर। आप कहीं पे आप सब्जेक्टिव होता था तो वहाँ आप फिर थोड़ा सा मार्जिन ले लिया करते थे, तो आप एरर का आपको यू हैव टू पिक द राइट वन, बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ता है। सो इंग्लिश पे कमांड बहुत ज़रूरी है। दूसरी इसमें फिर चीज़ आती है कि राइटिंग का फ्लो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, एक हाथ का चलना और उसके अलावा एक्सप्रेशन अच्छा होना। ये दो चीज़ें अगर कैंडिडेट के पास हों तो किसी भी पेपर में वो लिख सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर उसकी रीडिंग अच्छी होना ज़रूरी है। सही। अगर उसकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, उसके पास आइडियाज़ अच्छे नहीं होंगे। सो ये इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड, इंग्लिश राइटिंग का फ्लो और तीसरी रीडिंग अच्छी हो। इसीलिए कहते हैं ना रट्टू तोता जो है वो कभी भी CSS नहीं कर पाता। यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपका एक्सपोजर होना चाहिए जो कि आप अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें और वो फिर इम्प्रेस कर सकें एग्जाम्स चेक करने वाले को। बहरहाल जी, अभी तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, CSS की बातें कर रहे हैं और बहुत से लोग अटेंड भी कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स होंगी जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे मैंने शुरू में बोला था कि इतने सारे बच्चों ने इतने सारे नंबर ले लिए, कैसे मैनेज किया जाएगा, तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। आज सेकंड लिस्ट भी ऑलमोस्ट आजकल में लग जाएगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मेरिट क्या है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और डॉक्टर साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी मैं ब्रेक के बाद। जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि इतने सारे बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो हैं 1000+ नंबर्स पर स्टैंड कर रहे हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरमीडिएट के बाद सीटें तो उतनी ही अवेलेबल हैं, कैसे मैनेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक चैलेंज था और इसी वजह से हमारा मेरिट इस दफ़ा बहुत हाई हुआ है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल का मेरिट जो था वो 1094 था, प्री इंजीनियरिंग का 1093 था 1100 में से। वाले स्टूडेंट्स बेचारे किधर जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही था पहली मेरिट लिस्ट में, उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नीचे कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। आपको भी पता है वो जी बिल्कुल, इट्स स्टिल मोर देन 1000। तो बिल्कुल ऐसा ही है इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा आपको मालूम है कि उर्दू इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें शामिल नहीं थे, तो अमूमन उसी की वजह से नंबर जो है वो कम आते हैं। तो इसलिए ऐसा तो है कि बहुत हाई मेरिट किया इस दफ़ा। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ आपको लगता नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है वो एट स्टेक चला जाता है? इन बच्चों का ये जो पूरी क्लास आगे जा रही है, जो पूरा ईयर बैच आगे जा रहा है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, खासतौर पर जिन्होंने बाहर अप्लाई करना है। दे वोंट कंसीडर कंप्लीट नंबर्स पे तो वैसे ही डाउट जी जी जी। अभी तो हमारे अपने कॉलेज में ही या यूनिवर्सिटी साइड पर हमने जो एडमिशन्स किए हैं उसका इम्पैक्ट हमें यही नज़र आ रहा है कि बहुत हाई मेरिट है। और यकीनन उसके साथ जो पिछले साल के जैसे कुछ बच्चे होते हैं नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट करना चाह रहे होते हैं एडमिशन के लिए, उनको तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है, क्योंकि उनके अगर 700-800 भी थे और उस वक्त वो कंसिडर कर रहे थे कि बड़े अच्छे मार्क्स हैं, और इस दफ़ा तो दे आर नो वे, तो वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं। मतलब आप सोचिए कि 1100 में से 900+ नंबर लेना, माहीन ऐसा लगता था कि बड़े अच्छे नंबर आ गए ना, A ग्रेड के नंबर आ गए। अब जिन्होंने पूरे ले लिए वो बेचारे A ग्रेड वाले अपने आप को D ग्रेड वाले समझ रहे होंगे। माहीन, ये जो इम्प्रोवाइज किया जाता है एजुकेशन सिस्टम को या चीज़ों को, एंड आई विल कॉल यू एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, क्योंकि आप इतने अरसे से एजुकेशन के साथ भी लिंक्ड हैं, खुद भी पढ़ रही हैं और देख भी रही हैं चेंजेस को। क्या लगता है आपको कि ये कोविड लॉट जो है इनको आगे जाके भी प्रॉब्लम्स होंगी इन मेरिट्स की वजह से कि अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं जा पाएंगे? देखिए, इनिशियली इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 1100 में से 1100 मार्क्स हैं तो ये तो एक हमें देख के होता है कि मतलब देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट इट। सो जो ये बाहर जाके आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जाके अप्लाई करते हैं, वहाँ पर तो एक सेट पैटर्न है कि या तो ये स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा नर्ड है और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर यहाँ पे जो है कोई गड़बड़ हुई है, कोई सिस्टम में कोई फ्लॉ था या इस तरह से था। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अब जो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रिंट हो रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा उसको जो है वो कोविड के साथ उसका कोई लिंक कर दें कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ये पेपर्स नहीं हुए थे और ये जो है प्रोविजनल बेसिस पे जो है मेरा ख्याल एलोकेट हुए जिस तरह से भी हुए हैं। सो ये थोड़ा सा एक प्रोविजन कोई गवर्नमेंट को क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज या फिर जो है इनके मार्क्स दोबारा से जो है वो रिकैलकुलेट करके उनको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए। लेकिन अब तो आई थिंक ये बात इससे आगे बढ़ गई है, इन सजेशन से आगे चली गई है। मतलब उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 या 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स जो हैं, देयर आर लॉट। मतलब ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि एक मैं तशरीह डिफरेंट लिखूंगी, आप डिफरेंट लिखेंगे, सो 74 से आगे ऑन एवरेज मार्क्स जो निकाले गए, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के ग्रेडिंग सिस्टम पर चले जाते। जो परसेंटेज सिस्टम होती है वो समहाउ और दी अदर उसको बैलेंस कर देती है। डॉक्टर साहिबा, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि अब लाहौर कॉलेज की कितनी सीट्स हैं जो अवेलेबल होती हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स के लिए, जहाँ पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और कितनी एप्लीकेशंस आई हैं इस दफ़ा? जी, हमारे पास टोटल इंटरमीडिएट पे हम तकरीबन 2000 एडमिशन्स करते हैं सारे ग्रुप्स के मिला के, और हमारे पास कोई 24,000 एप्लीकेशंस थी।
कितना मुश्किल है 24,000 एप्लीकेशन। पहले भी हमारे पास ज़्यादा होती थी, अभी हम चूँकि एडमिशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, उससे सहूलत भी आई है बच्चों को, तो इस वजह से हमारा एप्लीकेशन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिल्कुल बहुत टफ कंपटीशन है कि 24,000 में से हमने 2,000। और ज़्यादा रुझान स्टूडेंट्स का कौन से शोबे में होता है? वेल हम उनको मल्टीपल चॉइस देते हैं कि किस में वो अप्लाई करना चाहते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। तो यकीनन प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग हमारा बहुत पॉपुलर ग्रुप है और उसी का मेरिट भी सबसे ज़्यादा हाई होता है और उसी में ज़्यादा हमारे पास प्रेशर भी होता है जी। उसके अलावा जो आर्ट्स ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाएँ, हर 3-4 साल के बाद एक डिपार्टमेंट का पीक चल रहा होता है। एक टाइम पे मीडिया डिपार्टमेंट का बड़ा पीक, फिर आईटी का इतना आ गया, कंप्यूटर साइंसेस का। आज अब 2021 में क्या देख रही हैं, कौन से डिपार्टमेंट का बूम है? मैं देखती हूँ कि हमारे इंजीनियरिंग साइड पर जो ज़्यादा अप्लाइड किस्म के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा हमें रुझान नज़र आता है, क्योंकि उसकी मार्केट के अंदर डिमांड भी ज़्यादा है। जैसे फार्मेसी के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, मेरिट बहुत हाई होता है। इस दफ़ा हमने फिजियोथेरेपी भी एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसमें भी हमारे पास 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। हालांकि हमने बच्चे जो हैं वो 60-70 रखने होते हैं, तो वो इसलिए इंजीनियरिंग हमारा बहुत पॉपुलर है, क्योंकि फीमेल्स में पॉपुलर जा रहा है, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। माहीन, अक्सर कहा जाता है कि CSS के लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेता है, प्राइवेट ट्यूटर्स रख लिए जाते हैं। आपने इस चीज़ को ऑप्ट किया था और इस पर आपका क्या कमेंट है? अच्छा, इसमें गाइडलाइन तो चाहिए होती है डेफिनेटली, मतलब इन अ डार्क आप नहीं कर चल सकते इसमें। जिस तरह से इवन बोर्ड एग्जाम्स भी देते हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या होगा, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, पास्ट पेपर्स किस तरह के थे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो CSS जो है उसी का एक बड़ी फॉर्म है, जिसके अंदर आपको जाहिर है कि करियर का मैटर है, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है कि किस तरह से तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट्स को देखना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, कहाँ मार्क्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं किए जा सकते, तो टाइम कितना एलोकेट करना है, वो भी थोड़ा आपको देखना पड़ता है। तो इसमें यह है कि कुछ लोगों के पास जाहिर है, मेरे तो फादर भी जो है वो थे, मुझे घर में गाइडेंस अवेलेबल थी, फिर सीनियर्स वगैरह ने कुछ ने गाइड कर दिया। लम्स में उस वक्त ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा था कि मतलब काफ़ी लोग CSS की तरफ आ रहे थे, तो वो मुझे गाइडेंस तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी, तो मैंने ऐसे अकेडमी को ज्वाइन नहीं की। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं है या जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि CSS में किस तरह से चल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनको आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए अकेडमी जल्दी ज्वाइन कर लें। जल्दी इन द सेंस कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो दे शुड जॉइन दी अकेडमी बाय मे। उसमें ये होता है कि 3-4 मंथ्स के बाद फिर उनके पास खुद पढ़ने के लिए भी टाइम हो। अदरवाइज़ जनरली आई बिलीव कि अकेडमीज़ इतना आपको ड्रेन कर देती हैं कि उसके बाद खुद पढ़ने का या एफर्ट करने का टाइम नहीं बचता। आप क्लासेस लेके क्लासरूम में बैठ के आप इतना ड्रेन आउट हो जाते हैं कि आपको फिर खुद से पढ़ाई करने का टाइम। और इसके लिए सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी के बगैर नीड टू हैव दैट एक्सपोजर ऑफ रीडिंग जो आपकी है वो अप टू द मार्क हो सके। डॉक्टर साहिबा, माही ने जैसे कहा कि बड़ा रुझान लम्स में, जैसे जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया कि CSS का है, आप क्या देख रही हैं हमारे आने वाली जो नस्ल है जो ग्रेजुएशन कर रही है या इवन MPhil भी कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि CSS के लिए हम तैयार कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे कंपटीशन और टफ होता चला जाएगा? जी बिल्कुल, बच्चों में है रुझान, CSS का भी है और अप्लाई भी बहुत सारे, मतलब टेस्ट में अपीयर भी काफ़ी सारे होते हैं। हमारी भी काफ़ी सारी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ मैं देख रही हूँ कि वो सिविल सर्विसेज में मौजूद हैं और हर तकरीबन शोबे में हमारी बच्चियाँ मौजूद हैं। मैस कम्युनिकेशन में आप जानती होंगी, मीडिया के अंदर हमारी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, क्योंकि हम उनकी कैंपस के ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। हमारा अगर मैस कम्युनिकेशन की आप एग्जांपल ले लें तो हमारा FM रेडियो भी है, हमारा वेब TV भी है, यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर भी काम किया जाता है। बिल्कुल हम पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी कि हम उनको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए भिजवाएं और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आए। मैं समझती हूँ कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जिस भी शोबे में वो जाएँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। एंड आई थिंक आपको बहुत से, अब चूँकि चैनल्स भी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, मीडिया हाउसेज हैं, तो कुछ कोलैबोरेशंस करने की भी ज़रूरत होती है, जिसमें इंस्टीट्यूट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को भेज रहा है फॉर इंटर्नशिप। दैट्स एन अमेजिंग आइडिया। माहीन, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो CSS अटेम्प्ट करना चाहते हैं? ऑल्दो मैंने आपसे बहुत सी टिप्स और इन्फॉर्मेशन तो ली है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हैं कि स्टूडेंट्स मिस ना करें, उनको हेल्प करेगी? 2-3 चीज़ें तो मैंने पहले बताई। इंग्लिश पे फोकस, ऑब्वियसली राइटिंग पे फोकस, उन चीज़ों पे। लेकिन एक जो पढ़ाई से हट के जो मैसेज देना चाहूँगी वो ये है, और स्पेशली फीमेल्स को, नेवर गिव अप।
CSSC किस तरह का जो है वो, और CSSC नहीं सिर्फ लाइफ ओवरऑल एक इस तरह की स्ट्रगल है। इसमें अगर जो बंदा गिव अप करता जाता है ना, ये एक लाइक ट्रेन की तरह चल रहे हैं, ज़रा सा डीरेल हो गए तो बस फिर आप इट इज़ डिसअपॉइंट नहीं होना, गिव अप नहीं करना। डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स भी आते हैं बट नेवर गिव अप। अपने आप को जो मोटिवेट करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें एंड नेवर गिव अप, जस्ट नेवर गिव अप। दैट्स एन अमेजिंग मैसेज। थैंक यू सो मच आप दोनों का। माहीन, गुड लक फॉर योर न्यू पोस्टिंग। अब फिर से शुरू होगा, ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद सो गुड लक एंड आई एम श्योर कि आपने जो गोल अचीव किया था वहीं पर अब आप अपनी ड्यूटी में भी वो गोल सेट कर लेंगे कि आवाम की खिदमत करनी है और आवाम के लिए काम करना है। सो यू हैव अ लॉन्ग वे अहेड। थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर बुशरा आपका भी बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस जो आप अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर करने के लिए हर रोज़ लेती हैं और उनको अचीव भी करती हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आपने अभी कहीं नहीं जाना, अभी मौसम बताना है मैंने आपको। बाहर का मौसम कैसा है ये हमें मायदा बता रही है। मायदा, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है? जी बिल्कुल सिमल, लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो शहर की फ़िज़ा आज आलूदा तरीन फ़िज़ा जो है वो लाहौर की रिकॉर्ड की जा रही है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आया। कल भी हमने हमारे शहरियों को यही बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नज़र आया बहुत ज़्यादा, लेकिन आज जो है वो लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 348 जो है उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है आज। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हमारे फैक्ट्री से धुआं निकलता है और हमारे यहाँ पर जो भट्टे लगाए गए हैं उससे जहरीले केमिकल निकलकर सीधी फिजा में जाते हैं जो हमारी फिजा को मजीद आलूदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो है हमारे माहिरीन भी बार बार शहरियों को यही हदायत जारी कर रहे हैं कि बाहर निकलते वक्त ग्लासेस का इस्तेमाल करें और मास्क के जरिए जो है अपने चेहरों को ढांप के निकले, क्योंकि ग्लासेस जो है वो इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे आंखों की इन्फेक्शन फैल रही है, और मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सांस के जरिए जहरीले मादे हमारे अंदर जाते हैं जो फेफड़ों की बीमारियों का बायस बन रहे हैं। शहरियों को जब भी घर से बाहर निकलना है तो अपने आप को कवर करके निकलना है, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को जो है इस फ़िज़ाई आलूदगी से पाक रखने के लिए जो है उनको कवर करके भेजना स्कूल में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखने में नज़र नहीं आ रही, रोज़ जो है इसमें इजाफा देखने में ही नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 18 रिकॉर्ड की गई है और कम से कम दर्जा हरारत आज 15 रिकॉर्ड की जा रही है, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बारिशों का आगाज़ फ़िलहाल अभी दूर तक नहीं बताया जा रहा, जो इसकी नुकसान ये हो रहा है कि हमारी फ़िज़ा जो है वो रोज़ बरोज़ आलूदा होती हुई नज़र आ रही है। जी बहुत शुक्रिया मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत सी चीज़ों की तैयारी जो है वो हम पहले कर लेते हैं, या जैसे ही चेंज रिक्वायर्ड होता है वो अडेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ मौसम की तब्दीली के साथ बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, बहुत से टोटके तब्दील हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं बदलते मौसम में रिक्वायर्ड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको ऑप्ट करने के लिए। सो हमारे साथ आज होम एक्सपर्ट मौजूद हैं, एम नईम साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। और आज हम उनसे बात करेंगे कि मौसम तब्दील होने के बाद आपकी स्किन पर जो चेंजेस आती हैं, बच्चों और बड़ों में जो तब्दीली आती है, और बच्चों में खासतौर पर नज़ला ज़ुकाम जो शुरू हो जाता है, तो माओं के लिए क्या टिप्स हैं ये आज हमें इरम आपा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक अल्लाह का ठाक। शुक्र है। बस ये कोविड और डेंगू और इन सब में से निकलते जाएं सब लोग तो खैरियत से, तो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा, डेंगू का आपने खुद ही जिक्र कर दिया और आजकल बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं कि कोई होम टिप जिससे हम, ये तो सबको पता है कि पानी खड़ा नहीं होने देना, लेकिन मच्छरों को भगाने के लिए ऑर्गेनिक कोई तरीका? देखो, ये स्प्रे वगैरह से फिर वैसे भी जो एस्थमेटिक होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती, तो सबसे अच्छा जो हम लोग खुद अपने घर में भी मैं करती हूँ, लीमू लेके एक लीमू ले लेना है। ये एक चाइनीज़ होते हैं छोटे छोटे, अगर वो ले लें या जो भी बाज़ार से बड़े मिल जाएं। लीमू के अंदर आपने थोड़े से लौंग, जैसे कि 6-7 लौंग लगा देने हैं। वो इतने खूबसूरत लगते हैं, लीमू के ऊपर ब्लैक कलर के कोके लगे हुए। आपने उसको ना किसी भी पोटली में, जैसे ये जो किसी भी जो बिद की पोटलियाँ आती हैं उनमें सुराख करके लटका दें, खूबसूरत भी लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो दरवाजे के पास रख दें, खिड़कियों के पास लटका दें।
1-2 दिन के बाद उसको चेंज कर लें, तो वो बेस्ट रेमेडी है। कभी भी उसके पास से मच्छर नहीं क्रॉस करता। सही। तो जितनी एंट्री पॉइंट्स हैं घर के, घर में खिड़कियां उधर बस लीमू में लौंग लगा जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो बस वो उससे अंदर एंटर ही नहीं होता। एक ये बहुत बड़ी, देखिए कुदरत ने ना हमें हर चीज का कोई ना कोई बदल दिया है। और अब जब तक सेप्टिक चीजें नहीं थी, लोग ऐसे नहीं करते थे, मतलब केमिकल्स नहीं थे, तो इसी तरह करते थे ना सब लोग रेमेडीज, और ये बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से बड़ी कारआमद होती थी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, एक तो डेंगू है, दूसरा बैक्टीरिया। हमारे घरों में खांसी, जुकाम, बुखार, बैक्टीरिया इतना एंटर हो जाता है, तो इतना ही आपको हेल्प कर सकता है। और इसमें फिर हम इलाज की तरफ हम परेशान हो जाते हैं, खाने के लिए क्या दें या पीने के लिए क्या दें। तो उसमें थोड़ा उसमें देखो डेंगू के लिए भी बहुत, जैसे घर में एक बंदे को डेंगू होता है, तो उसको जो संभालने वाले, आप बिलीव करें कि 50% से ज़्यादा उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस बंदे को संभालने के लिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये, जैसे कोविड का भी, कि आप लोग सूप बनाएं। आजकल वेजिटेबल जो सर्दियों में आई हुई हैं, गाजर है, शलजम है, मटर है, गोभी है, इन सब को आप चिकन, देसी चिकन ले लें, या गर्दन की, ये बकरे की गर्दन की हड्डी का जो गोश्त होता है वो बहुत अच्छा होता है यखनी के लिए। तो उसमें आप इनको, पहले इसकी रेसिपी भी मैं बताती हूँ कि मुझे बड़ा शौक होता है रेसिपी बता देने का। तो आपने थोड़ा सा गोश्त में थोड़ा सा आप ऑयल ने उसमें 1 कप के करीब गोश्त के पीसेस डाल दें, हड्डी डाल दें, और उसे भूनें, और भूनते हुए आपने सब्जियां उसमें शामिल कर देनी है। उसमें आपने हल्दी ज़रूर डालनी है, अच्छी होती है हल्दी, नमक और अदरक, प्याज और क्या कहते हैं लहसुन, ये सब चीज़ें डाल के भून के आपने बहुत सा पानी डाल के उसे पकना रख देना है। ठीक है, जब ये चीज़ें गल जाएंगी तो आपने इन्हें स्ट्रेन कर लेना है, और जो सब्जी उसे ग्राइंड करके सूप में शामिल कर लेना है। हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी। अब उसको सूप को आप ऐसे कर सकते हैं, गार्निश करने के लिए पुदीने का पाउडर ले लें। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेबल्स को ग्राइंड करें, कुछ लोगों को वैसे ही पसंद होती है, एग्जैक्टली वो क्लियर सूप भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें पुदीने का गार्निश जरूर करें, उससे एक अच्छा फ्लेवर, और वो बहुत अच्छा होता है गले के लिए। हाँ, अच्छा, इसमें गरम मसाला भी आप लौंग और बड़ी इलायची डालें, जिससे पेट और गला भी ठीक रहता है। प्लस आप इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं, अपने कप में चीज़ डालें, ठीक है, और उसके ऊपर गरम सूप डालें, वो और भी एनर्जेटिक हो जाता है। और भी एनर्जेटिक हो जाएगा। इसमें हम कॉर्नफ्लोर नहीं, कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, इसमें कोई मैदा कॉर्नफ्लोर नहीं है। ये क्लियर सूप होगा, या वेजिटेबल के साथ इसकी थिकनेस आती है जबरदस्त। और वो पूरा निचोड़ जो है वो सब्जियों का, और उस अगर सैलरी मिल रही हो कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी को, अगर सैलरी मिली हो तो जरूर डाल, जरूर बहुत अच्छा जी। ये तो हो गया वो सूप, सर्दियों की सौगात जो बच्चों को पिलाना बड़ा जरूरी है, ताकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट रहे, और वैसे भी फ्लूइड्स जो है वो इनटेक बेहतर रहता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो सूप की फॉर्म में हो, जूसेस की फॉर्म में हो। एनम, आप स्किन के लिए बताएं, ड्राइनेस बड़े लोगों का प्रॉब्लम है। ये बहुत आजकल तो वैसे भी दवाइयाँ लेके लोगों ने घरों में जो सैनिटाइजर लगाते थे, इससे इतनी ड्राइनेस स्किन में होगी कि हमारे अंदर जाती थी ना जिस समय। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कोकोनट ऑयल का। अच्छा, आप कोकोनट ऑयल को 1 कप, आधा कप कोकोनट ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के रख लें, और वो अपने हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं। इससे डेंगू का ये मच्छर भी नहीं पास आता। अगर रात को आप मेडिसिन, वो ये जो होता है लोशन लगाते हैं भगाने के लिए, उसकी बजाय अगर आप ये लगा लें तो ये ड्राइनेस भी नहीं होने देता, मच्छर को भी पास नहीं आने देता। कोकोनट बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल, लेकिन बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कोकोनट ऑयल नहीं चिप होता है। अगर आप नींबू डाल देंगे ना तो उसमें एक स्मेल डिफरेंट हो जाती है, और ये थोड़ा सा लगाना है, और अगर हल्का सा पानी के साथ लगाएंगे तो वो मॉइस्चर सा हो जाएगा, आपके बॉडी में चला जाएगा। फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, और फेस ड्राइनेस के लिए भी कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। इवन बालों के लिए भी बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल तो। और सर्दियों में स्पेशली अगर आप गीले बालों में चंद ड्रॉप कोकोनट ऑयल के लगा के मसाज कर लें तो वो आपके सारा, जब तक नेक्स्ट वॉश तक आपके बाल खराब नहीं होंगे। बिल्कुल, सीरम के तौर पे बिल्कुल। थैंक यू सो मच इरम, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इतने से टाइम में आपने इतनी ढेर सारी टिप्स बता दी, एंड आई एम श्योर लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और ज़रूर अपना और अपने बच्चों का, अपने घर में सबका ख्याल रखेंगे। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे। और आज अगर आपका मूड हो रहा है मोबाइल लेने का, तो मोबाइल रेट्स में आपको बताऊं, सैमसंग गैलेक्सी A02 जो है वो आपको मिलेगा 16,699 रुपये में।
गैलेक्सी A10 जो है वो आपको मिलेगा 21,999 रुपए। सैमसंग का J7 Pro अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 28,945 रुपए। J7 Star अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 30,000 रुपए। और अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आज के भाव शामिल करेंगे। कोमल हमारे साथ है सब्जी मंडी से। कोमल, बताइएगा इस वक्त सब्जी और फलों की कीमतें क्या हैं और सरकारी नेकनामे के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, डिफरेंस कितना आ रहा है जो मार्केट में सब्जी मिल रही है उससे? सब्जियों की कीमतों में इजाफा माफिया सरगर्म। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां बिल्कुल भी फ़रोख्त नहीं हो रही। दुकानदार अपनी मनमर्जी कीमतों के मुताबिक जो है वो सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है और दुकानदार का कहना है कि वो अपना मार्जिन रख कर जो है वो सब्जियां सेल कर रहे हैं। अब रेट के हवाले से बात कर ली जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो प्याज के सरकारी रेट जो है वो 38 से 40 रुपये, जबकि जो दुकानदार है वो तकरीबन 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। लहसुन जो है 280 से 290, जबकि दुकानदार 294 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक 250 से 260, जबकि दुकानदार 265 में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर 155 से 172 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि दुकानदार जो है 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। आलू 70 से 75 रुपये है, जबकि दुकानदार 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। फूल गोभी 88 से 92, जबकि दुकानदार 95 में फ़रोख्त कर रहे हैं। मटर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 270 से 280 रुपये फ़ी किलो है। पहले ही जो है वो ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, लेकिन दुकानदार उसमें भी मज़ीद इजाफे के बाद 284 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह टिंडे देसी जो है वो 138 से 142 रुपये, जबकि दुकानदार 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। शिमला मिर्च 242 से 292, जबकि दुकानदार 254 में फ़रोख्त कर रहे हैं। और करेले जो है 75 से 85, जबकि दुकानदार जो है वो 88 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों की वजह से जहाँ एक तरफ गरीब तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि बढ़ती कीमतों के बाद दुकान पर जो है वो गाहक का रुझान भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो दूसरी जानिब ग्राहकों का ये कहना है कि बढ़ती कीमतों के बाईस जो है 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। जहां वो 2 किलो 4 किलो सब्जी खरीदते थे, अब बढ़ती कीमतों के बाईस जो है वो आधा किलो खरीदने पर मजबूर है, जिसकी वजह से घर का सर्कल चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा कोमल आपने। अब तो 1 किलो सब्जी खरीदना ख्वाब हो गया है गरीब आदमी के लिए, और 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ हम जेनिथ शॉप पर अगर आप जाएं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 630 रुपये किलो। बीफ कीमा जो है वो 735 रुपये किलो। मटन जो है वो आपको मिलेगा 1450 में, और मटन कीमा है 1585 रुपये किलो। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 221 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 320 रुपये। अंडों की अगर बात करें तो जी अंडे आपको रिटेल में मिलेंगे 182 रुपये में, होलसेल पर अंडे अवेलेबल हैं 180 रुपये में, और गोरमे पर अवेलेबल हैं 181 रुपये। इसी के साथ सेल्स की तरफ चलते हैं जी। आजकल बड़ी सेल्स लगने वाली हैं। 11/11 का शोर हर तरफ मचा हुआ है, हर ब्रांड जो है वो इससे आपको फायदा पहुंचाएगा। तो आज कहां कहां सेल लगी आपको बताएंगे बचत बाजार में। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी क्रॉस स्टिच, और क्रॉस स्टिच पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। आइडियाज बाय गुल अहमद अप टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे माल का हाल। करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर नजर डालिए।
साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कोविड से, डेंगू से, स्मॉग से खुद को बचा कर रखिएगा, क्योंकि हमने ही अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी है, या अपने इर्द गिर्द के लोगों को संभाल कर रखना है। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।